आइए शुरू करते हैं एक और नया वीडियो केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। स्पेशली ये चैप्टर केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज के बाद वाला जो एडवांस थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है वो चैप्टर इससे रिलेटेड है, मतलब केमिकल चेंज से रिलेटेड है। ओके, अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्यों केमिकल चेंज से ही रिलेटेड क्यों है, फिज़िकल चेंज ने क्या किया है, उससे क्यों आपने छोड़ दिया। मैंने छोड़ा नहीं है, बिकॉज फिज़िकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। याद रखो, केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। नया सब्सटेंस अगर फॉर्म नहीं होता है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ओके, और हमें पता है कि फिज़िकल चेंज में ही एकमात्र नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो इसीलिए केमिकल चेंज में, जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे कि हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन जिस वजह से होता है उसका वजह है कि केमिकल चेंज होना। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड या फिर इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज को रिकैप करना पड़ेगा। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, फिज़िकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता और ये रिवर्सिबल होता है और उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। बस ये तीनों वर्ड्स हमें पता रहते हैं। वेरी गुड। और एग्जांपल्स भी हमें पता है कि आइस का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना एक फ़िज़िकल चेंज है। क्यों? अगर बर्फ़ पिघल जाए तो इसको हम अगर फिर से फ्रीज़ कर देते हैं तो हमें फिर से बर्फ़ मिल जाएगा, आइस मिल जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। वैसे ही फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बर्फ़ क्या फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब क्या, आइस बन जाना। आइस को अगर हम फिर से मेल्ट करते हैं तो फिर से पानी हमें मिल जाएगा। ठीक है, वी विल अगेन गेट वाटर। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है। फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, अभी बॉइलिंग ऑफ वाटर होने से क्या ऐसा होता है कि वाटर जो है वो बॉयल होकर गैस बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, फिर वो क्लाउड में चला जाता है। क्लाउड में जाने के बाद फिर से प्रेसिपिटेट होकर बारिश होकर फिर से पानी बन जाता है। ठीक है ना, तो रिवर्सिबल है। ओके, फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखो, एक कैंडल है, मान लेते हैं ऐसा करके। ठीक है, कैंडल है, तो इसका जो कैंडल का जो बॉडी होता है, जो शरीर होता है उसका, वो वैक्स से बना होता है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो वैक्स से बना होता है। और ये जब भी मतलब आपने देखा होगा मोमबत्ती में, तो ये पिघलता रहता है हमेशा, पिघलने से नीचे स्टोर होता है। ठीक है, तो पिघलने के बाद क्या हो जाता है, ये लिक्विड बन जाता है पिघलने के बाद। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सेकंड्स बाद या थोड़े मिनट बाद फिर से सॉलिड बन जाता है ये वैक्स। ठीक है, तो अगर हम उसी वैक्स को कलेक्ट करते हैं, सपोज यहाँ से एक कैंडल है, ये पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है कैंडल, होने के बाद इसके बाद ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसी वैक्स को अगर हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद फिर से इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, अगर रीशेप दे, रिकास्ट करें, ठीक है, मतलब फिर से इसको कैंडल का अगर शेप देते हैं तो हम फिर से कैंडल हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। ठीक है, तो फिज़िकल चेंज मतलब ये होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और ये रिवर्सिबल होगा, मतलब फिर से हम इसको दोहरा सकते हैं, दोहरा कर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट और ओरिजिनल सब्सटेंस हमारे पास पहले था उसको हम फिर से वापस ला सकते हैं। ठीक है, और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिज़िकल चेंज में, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। और एक बात इंपॉर्टेंट, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं सिर्फ फिज़िकल चेंज में, सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं, जैसे कि साइज़ और शेप, सिर्फ साइज़ और शेप चेंज होगा। ठीक है, और स्टेट भी कह सकते हो। ठीक है, स्टेट चेंज होगा, तो मैंने स्टेट को लिखा नहीं है, साइज़ और शेप सिर्फ लिखा है। मेनली यही दोनों बातें हमेशा होते हैं। ठीक है, बिकॉज फिज़िकल चेंज की बात कर रहा हूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्टेट की बात नहीं कहा। साइज़ और शेप से हमने आपको समझ जाना है कि स्टेट भी चेंज होता है, तो स्टेट चेंज होगा। फिज़िकल केमिकल चेंज दोनों में ही स्टेट चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज होता है वो फिर से हम दोहरा सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखो, फिज़िकल चेंज में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं, जैसे कि साइज़ और शेप। ठीक है, पहले कैंडल ऐसा था, फिर मेल्ट हुआ वैक्स, होने के बाद वैक्स ऐसा लिक्विड जैसा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद सॉलिड हो जाएगा, इसको हम फिर से रिकलेक्ट करके फिर एक कैंडल का शेप दे सकते हैं आराम से। ठीक है,
ओके, समझ में आ गया होगा। सिंपल है भाई, ये बेसिक्स की बातें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए और आपको रहनी भी चाहिए। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नाइदर एनर्जी इज़ रिलीज्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है भाई। कभी भी जब अब फिज़िकल चेंज होता है तो या तो ना ही एनर्जी जो है वो रिलीज़ होता है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, मतलब ना ही किसी भी प्रकार का हीट हो, लाइट हो। देखो अच्छा मुझे बताओ कि जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या आपको कोई लाइट देखने को मिलता है? क्या कोई लाइट एमिट होता है क्या बर्फ़ से? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, बर्फ़ अपनी जगह पिघल जाता है, फिर इसको हम फिर से फ्रीज़ कर देंगे तो फिर से हमें बर्फ़ मिल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि बर्फ़ जो है क्या उस सबको हीट टाइप कुछ देखने को मिलेगा क्या? मतलब अगर आप बर्फ़ को छूते हो तो क्या आपको कुछ हीट टाइप कुछ एनर्जी निकलता हुआ आपको फील होगा क्या? ये हीट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, साउंड एनर्जी हो सकता है, ऐसा होता है क्या? तो आप बोलोगे भाई नहीं, बर्फ़ पिघलता है कोई साउंड नहीं निकलता, ठीक है। बर्फ़ पिघलता है, हम जब हम बर्फ़ को छूते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कोई एनर्जी निकल रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें हीट एनर्जी लग रहा है, ठीक है, हमें हीट लग रहा है, हमको हीट को फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और लाइट भी नहीं निकलता, मतलब क्या कि कोई भी एनर्जी जो है, अभी एनर्जी कुछ भी हो सकता है, मास एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, बहुत सारे, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी के टाइप्स हैं। तो इनमें से कोई भी रिलीज़ या फिर एब्जॉर्ब नहीं होता फिज़िकल चेंज में, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, बिकॉज जब भी कोई भी फिज़िकल चेंज होता है तो सिर्फ साइज और शेप में चेंज होता है, ठीक है। और इसी कारण से किसी भी प्रकार का एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा। एनर्जी रिलीज़ कब होगा? जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, है ना। तो फिज़िकल चेंज तो भाई आसानी से हो जाएगा, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन हम बात करेंगे भी केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल चेंज में डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन मतलब एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे प्रोसेस मतलब क्या? रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस जो है, प्रोसेस मतलब यू कैन से वन काइंड ऑफ मैकेनिज़्म। अच्छा, प्रोसेस का मतलब ये कैसे कि कुछ काम होना, कुछ काम का होना, ठीक है। सपोज़ मान लिया कि क्या बोलते हैं उसको, अच्छा सपोज़ आपने क्या किया, आपने गूगल पर जाकर सर्च किया XYZ करके सर्च किया, ठीक है। सपोज़ एक टॉपिक सर्च किया आपने कि फिज़िक्स चैप्टर या फिर केमिस्ट्री चैप्टर करके सर्च किया, तो गूगल क्या करेगा? पहले प्रोसेस करेगा, ठीक है। मतलब क्या उसको, मतलब वो क्या करेगा? ढूंढेगा, वो एक काम करेगा। क्या काम करेगा? ढूंढने का काम करेगा उस पार्टिकुलर मतलब काम को या फिर कार्य को, यू कैन से प्रोसेस, ठीक है। वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो आपको आंसर देगा कि हाँ भाई तुम्हारा चैप्टर ये है भाई, ये इसके नोट्स है, सोल्यूशन है, PDF है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो प्रोसेस मतलब क्या? एक तरीके का यू कैन से कि वर्क, ठीक है। और जो वर्क पार्टिकुलर वर्क होता है ये, ओके, एक पार्टिकुलर वर्क। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? केमिकल चेंज, मतलब सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काम होता है। मतलब केमिकल, इसका केमिकल मतलब क्या? केमिकल मतलब एटॉम्स हो गए, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? एटॉमिक चेंज, ठीक। एटम्स का नंबर चेंज हो जाएगा, एटम्स का नंबर चेंज नहीं होगा, सॉरी, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। सपोज एटम्स पहले ऐसे थे, कुछ ऐसे थे एटम्स, ठीक है, कुछ ऐसे थे, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद अभी एटम्स ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। तो इनका क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट हुआ है। कैसे? बिकॉज पहले यहाँ पर कितने एटम्स थे? पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसका अरेंजमेंट पहले ऐसा था, अब इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। मतलब क्या? चेंज है, ठीक है। और जब भी चेंज होता है तब नया नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो हमेशा याद रखो, केमिकल रिएक्शन में या फिर केमिकल चेंज में एटम्स का नंबर चेंज नहीं होता। नंबर ऑफ एटम्स नॉट डजंट चेंज, सो डोंट चेंज। नंबर ऑफ एटम्स डजंट चेंज होगा, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से डजंट चेंज होगा। लेकिन क्या चेंज होता है कि एटम्स का रीअरेंजमेंट। मतलब सपोज़ एक आपका क्लास है, यहाँ पर कुछ बेंच है, वहाँ पर आपको बिठाया गया, अपने टीचर ने बताया कि भाई एक सीटिंग अरेंजमेंट सबको बैठना है। सपोज़ यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है, पहले दिन ऐसा बैठा, ठीक है, पहले दिन ये लोग ऐसे बैठे, ABCDEFGHI, ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या हो गया? दूसरे दिन ये लोग नहीं है, अभी I यहाँ पर बैठा, K यहाँ पर बैठा, सॉरी K नहीं, G यहाँ पर बैठा,
फिर ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर ई आ गया, फिर एफ आ गया, अच्छा डी, फिर से जी आ गया, सॉरी जी नहीं एच आ गया, फिर यहाँ पर डी आ गया, एफ आ गया और फिर बी आ गया। तो क्या हुआ, ए पहले जहाँ पर बैठा था वो उस जगह पर अभी नहीं बैठा, मतलब उसका चेंज हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। वैसे ही एटम्स का भी ऐसा रीअरेंजमेंट होता है, और जब भी रीअरेंजमेंट होता है तब एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा और ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको हम फिर से दोहरा नहीं सकते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस हमारे पास था उसको हम फिर से वापस नहीं मिल सकता वो हमें फिर से। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ऐसा है। ए न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म, ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एकदम टोटली नया। ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस से एकदम टोटली नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशंस भाई दो तरीके के होते हैं, मैं प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी में अपना पढ़ा होगा और पढ़ोगे अभी क्लास 10 में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि एनिमल्स में दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कैसा, एक है एरोबिक, दूसरा है एन एरोबिक। एरोबिक में क्या फॉर्म होता है, एरोबिक में फॉर्म होता है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और एनारोबिक में एनिमल्स में फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो देखो भाई, ये सब फॉर्म किससे हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज से, ग्लूकोज से फॉर्म हो रहा है ये सब। ठीक है, तो इनिशियल सब्सटेंस क्या है, ग्लूकोज, और फाइनल सब्सटेंस क्या है, लैक्टिक एसिड है। एक बार लैक्टिक एसिड क्या है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज। फिर कुछ टाइम और एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में फॉर्म होता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज, है ना। कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है एलोंग विथ ATP, सॉरी एनर्जी, ATP की ज़रूरत नहीं है अभी, एनर्जी। ठीक है, शक्ति, एनर्जी मतलब शक्ति। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप एक पेपर को जला दोगे तो क्या आप वापस से इसको पाओगे क्या, कुछ करके कुछ। ठीक है, तो पेपर को आप किसी भी तरीके से आप वापस नहीं पाओगे, कोई भी मेथड से आप नहीं पाओगे, जो हो गया तो हो गया है। ठीक है, पेपर जो है वो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, राख। ठीक है, राख बन जाएगा। ठीक है, तो ऐश जो है वो क्या है, एक टोटली नया सब्सटेंस है, पेपर से जो नया सब्सटेंस है, ऑब्वियसली बात है, पेपर से एकदम अलग है इसका प्रॉपर्टीज़। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो जब पक जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्मेल, चेंज इन ऑर्डर, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। और जब भी आपको ऐसे प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पर चेंज इन कलर, स्मेल, ऑर्डर, ठीक है, जब देखने को मिलेगा ना तब आपको समझ जाना है कि भाई ये केमिकल चेंज है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जब एक फल पक जाता है तो हम कुछ भी करके उसको फिर से कच्चा नहीं बना सकते, जो पक गया वो पक गया। ठीक है, या तो हमें एक नया फल लेना पड़ेगा कच्चा हुआ जो अब फिर से पक जाएगा, है ना, लेकिन हम एक पके हुए फल को हम फिर से कच्चा नहीं बना सकते। ठीक है, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, फिर कंबशन कैसा है प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हीट और लाइट रिलीज़ होता है। कैसे, जब कोई सब्सटेंस, सपोज उस सब्सटेंस का नाम है वाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कुछ फॉर्म करता है, और अलोंग विथ हीट एंड लाइट एमिट होता है, मतलब रिलीज़ होता है, हीट रिलीज़ होगा और लाइट रिलीज़ होगा, तो उस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। क्लास 8 में था आपका साइंस में। ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम करके एक चैप्टर था, आई डोंट नो कि अभी है या नहीं, या फिर CBSE ने इसको भी खिसका दिया, आई डोंट नो, नो वरीज। तो कंबशन में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। जैसे कि कंबशन में तो भाई मैग्नीशियम रिबॉन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। हीट, ये डेल्टा ट्राइंगल जैसा होता है, इसका मतलब होता है हीट, ठीक है। मतलब हीट दे रहे हैं, फ्लेम दे रहे हैं। सपोज़ ये रिबन है अपना, हमने यहाँ पर फ्लेम दिया इसके ऊपर, ठीक है। हमारा रिबन है, हमने फ्लेम दिया, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो एकदम अलग से, मतलब इनसे एकदम अलग एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, एक कंपाउंड फॉर्म हुआ जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, हीट देने के बाद। ओके, फिर रस्टिंग। रस्टिंग क्या है भाई? रस्टिंग भाई दो तरीके के हो सकते हैं। कैसा? आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक ऑक्साइड, जिसे Fe2O3 मतलब फॉर्म होगा, ठीक है। और दूसरा ये है ओनली आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हो, या फिर फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हो, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। या फिर और एक हो सकता है कि वाटर वेपर के साथ भी, मतलब Fe+O2+XH2। अब ये XH2 क्यों देना है भाई? बिकॉज देखो भाई, तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ का ह्यूमिडिटी, मतलब वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो सकता है। सपोज़ तुम अभी सिक्किम में रहते हो और मैं सपोज़ अभी रहता हूँ कहाँ रहा हूँ, हाँ, सपोज़ मैं केरला में हूँ अभी, या फिर केरला नहीं, मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, या फिर मैं कहीं भी राजस्थान में हूँ। तो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके के क्या होंगे? वाटर वेपर्स होंगे। इसलिए H2 के सामने ये x वाला वेरिएबल यूज़ किया गया है, बिकॉज x जो है ये वेराइबल वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल है ये, मतलब इसका वैल्यू जो है वो वेरियस हो सकता है, डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एरियाज़ में हमें डिफरेंट वाटर वेपर देखने को मिलेंगे, मतलब ह्यूमिडिटी। तब कैसा फॉर्म होगा पता है? तब फॉर्म होगा Fe2O3.XH2। तो देख सकते हो भाई, इसमें भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ये Fe है, ये O2 है, और ये XH2 है, और ये नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ कंपाउंड आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, और ये .XH2, ठीक है। ओके, ये तो समझ में आ गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आयरन के साथ सिर्फ वाटर रिएक्ट करता है तो Fe3O4 मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड कहते हैं, इसे फॉर्म होता है। और एक बात जो मैंने आपको बताया अभी, कि आयरन के साथ जब वाटर वेपर रिएक्ट करता है, ठीक है, तब H2 रिएक्ट करता है, तब मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो भाई, नया सब्सटेंस है, टोटली नया सब्सटेंस है। देखो आयरन है, ये वाटर वेपर है या फिर वाटर है, और ये क्या है? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, तो टोटली डिफरेंट है ये। और ये हाइड्रोजन गैस टोटली डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट जो है, या फिर जो यू कैन से कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ओके, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और क्या है? डाइजेशन में क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स फूड के पार्टिकल्स सिंपलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एकदम यू कैन से कि ग्रुप से सिंगल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो कि बहुत एक बड़ा ग्रुप है, वहाँ से अकेला हो जाना, मतलब सिंगल हो जाना, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो डाइजेशन को। तो इसमें भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्योंकि वो ग्रुप से निकल चुका है, अभी अकेला बन चुका है, तो वो एक नया सब्सटेंस बन चुका है, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्या होता है, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या है, इतना ही तो है ना, प्लस यहाँ पर होगा लाइट एनर्जी। अच्छा, लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं, ऐसे लिखता है तो ठीक है, ऐसे एरो लेकर यहाँ पर सनलाइट, ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या बनता है? बनता है ग्लूकोज बनता है, और साथ साथ ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो ये 6 और यहाँ पर ये 6, ठीक है। तो देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिएक्ट करके क्या बन रहा है? एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, आंखों से देख रहे हो आप। फिर बैटरीज़ में क्या होता है भाई? बैटरीज़ में
केमिकल रिएक्शन होता है बिकॉज बैटरीज़ में बहुत अंदर बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ केमिकल चीज़ें होते हैं जो मैं और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज अभी हमें और भी कुछ बहुत सारे पढ़ने हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि बैटरीज़ में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होकर केमिकल एनर्जी फॉर्म होता है, केमिकल एनर्जी फॉर्म होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब तक ये केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी फॉर्म होता है। जब बैटरी का केमिकल रिएक्शन ख़त्म, बैटरी का एनर्जी केमिकल एनर्जी ख़त्म और बैटरी का पावर ख़त्म, मतलब बैटरी और हम यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब बैटरी ख़त्म हो जाता है, बैटरी का पावर ख़त्म होता है। फिर फर्मेंटेशन जो कि होता है ईस्ट में होता है। रेस्पिरेशन कह सकते हो, फर्मेंटेशन इज़ वन काइंड ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो, जहाँ पर ईस्ट में यू कैन से हाँ ईस्ट करके एक क्या बोलते हैं फंगस होता है, यूनिसेलुलर फंगस, हाँ फंगस ही कहूँगा इसको, फंगस होता है, फंगस जिसमें क्या होता है कि यू कैन से कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज से पायरूवेट होता है, पायरूवेट, फिर पायरूवेट से इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जिससे ईस्ट क्या करता है, इस ग्लूकोज को पायरूवेट को तोड़कर इथेनॉल फॉर्म करता है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड और वो एनर्जी फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब टोटली डिफरेंट। देखो फर्मेंटेशन प्रोसेस से कहते हैं ग्लूकोज से पायरूवेट या फिर पायरूविक एसिड पायरूविक एसिड और पायरूविक एसिड से डायरेक्ट इथेनॉल, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए केमिकल चेंज है। फिर केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स मतलब क्या, एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है ना, ओके, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, करने के बाद नए कंपाउंड या फिर नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है, कंपाउंड नहीं होगा, नया सब्सटेंस कहूँगा तो अच्छा होगा। तो सिंपल भाषा में कि बहुत सारे सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट होकर नए सब्सटेंस फॉर्म करते हैं और इसी प्रोसेस को, इसी कार्य को यू कैन से केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस काम को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन नाम दिया गया है इसको, ठीक है भाई। सपोज A और B दोनों सब्सटेंस है, इन दोनों रिएक्ट करके क्या बना दिया? C बना दिया, ठीक है। तो C एक नया सब्सटेंस है जो A और B के रिएक्शन से बना, ठीक है। और इस प्रोसेस को, ये जो हुआ ना A + B रिएक्ट्स टू गिव C, इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ओके। और ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट। जो मैंने बोला आपको, एटम्स का नंबर चेंज नहीं होता है बल्कि इनका रीअरेंजमेंट होता है। ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स का नंबर चेंज होने के कारण ऐसा नहीं कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, बल्कि एटम्स का रीअरेंजमेंट, वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, उन पे डिपेंड करता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होगा या फिर नहीं होगा। अगर रीअरेंजमेंट सेम रहा तो फिजिकल चेंज, और रीअरेंजमेंट हुआ मतलब केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। और केमिकल चेंज हुआ मतलब क्या, कि ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होगा, बिकॉज केमिकल चेंज होगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है हमेशा, और केमिकल चेंज में भी होता है, इसलिए दोनों को एक ही माना गया है, ठीक है। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज के वक्त होता है, और केमिकल चेंज केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज में होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, मतलब सीट अरेंजमेंट होता है, ठीक है।
सीट का अदल बदल होता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ ताकि वो वाटर H2O फॉर्म कर सके। ठीक है, दिस इज वन काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो ए केमिकल चेंज। ठीक है, ओके। तो प्रोसेस टू केमिकल रिएक्शन है, लेकिन चेंज का नाम क्या है? केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज इज नॉट ए प्रोसेस, केमिकल चेंज इज अ फिनोमिनन, इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिनन। ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, होगा, हमेशा होगा ये। दिस इज नथिंग बट ए फेनोमिनन। ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ए प्रोसेस। तो दोनों में थोड़ा अंतर ज़रूर है। एक फेनोमिनन है जो हमेशा होता जाएगा और होता रहेगा और होते आया है, और रिएक्शन मतलब, अरे हाँ, केमिकल रिएक्शन मतलब एक प्रोसेस जो केमिकल चेंज के वजह से होगा। ओके, केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शन होगा। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे कि इसे कहते हैं रिएक्टेंट और इसे कहते हैं प्रोडक्ट। हमेशा याद रखो, ये एरो जो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जितने भी सब्सटेंसेस होंगे उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट हैंड साइड में जो भी होंगे, जितने भी नंबर होंगे, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है जान लेते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, कह सकते हो, इसे हम रिएक्टेंट्स करेंगे। और प्रोडक्ट मतलब वो नया सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद बने हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट मतलब वैसे प्लेयर्स यू कैन से, ठीक है, जिन्होंने खेल में पार्टिसिपेट किया। और प्रोडक्ट मतलब उनका ट्रॉफी है। ठीक है, जो ट्रॉफी उनको खेल में मेहनत करके जीत के उनको मिला। समझ में आ गया? तो रिएक्टेंट मतलब प्लेयर्स एंड प्रोडक्ट मीन्स नथिंग बट द ट्रॉफी दे अर्नड बाय देयर हार्ड वर्क एंड यू कैन से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, हार्ड वर्क, टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। रिएक्टेंट मतलब वैसे जो टेक पार्ट मतलब पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम नहीं बोलूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कह सकते हो, प्रतियोगिता भी कह सकते हो, बट एक ही बात है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो रिएक्टेंट मतलब जो पार्टिसिपेट करेंगे, और प्रोडक्ट मतलब पार्टिसिपेट करने के बाद, जो सब्सटेंस ने पार्टिसिपेट किया करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिला। ठीक है, एक आउटकम मिला, उस आउटकम को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, तुमने इतने साल क्या किया, क्या पढ़ाई किया, उसका रिजल्ट है ये। ठीक है, ऐसा है, समझ जाओ। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मतलब अगर इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है या फिर किसी भी प्रोसेस में देखने को मिलता है, तो समझ जाना कि वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हमेशा केमिकल रिएक्शन में कॉमन होती है, मतलब हमेशा होता है, कोई ना कोई पॉइंट होता है। अगर कोई ना कोई पॉइंट होता है मतलब वो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, वो कोई साधारण सा प्रोसेस नहीं है, कोई एक केमिकल रिएक्शन है। क्या? पहला पॉइंट है चेंज इन कलर। कलर में चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कॉपर सल्फेट को हम जिंक मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है जो कि कलरलेस होता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर डीप ब्लू है। ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट करने के और प्रोडक्ट साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ, एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ। और नया कंपाउंड कब फॉर्म होता है? जब केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसका कलर नहीं है, कलरलेस है, मतलब क्या? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या था भाई? जो लाइट जो लाइट को ईजिली पास कर दे। ठीक है, जो लाइट को ब्लॉक ना करे, ईजिली पास थ्रू कर दे लाइट के रेस को या फिर बीम्स को। ठीक है, एक ही बात है। तो कॉपर सल्फेट डीप ब्लू का था और ये कलरलेस हो गया। ठीक है, मतलब क्या? कलर में चेंज आया, पहले डीप ब्लू, अभी कलर ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर जब कॉपर सल्फेट में हम आयरन को रिएक्ट करवाएंगे, आयरन को मिक्स करेंगे,
तब हमें आयरन सल्फेट मिलेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट का कलर यहाँ पर डीप ब्लू था, रिएक्शन के बाद फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ जिसका कलर पेल ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन कह सकते हो। तो पहले डीप ब्लू अभी लाइट ग्रीन, तो क्या हुआ, कलर में चेंज आया, मतलब चेंज इन कलर हुआ। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर दूसरा, चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, ये एक बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्यों, देखो समझाता हूँ। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जब भी आप लिखोगे कि इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल ए फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है, तो आपका आंसर होगा बोथ। कैसे, देखो, सपोज यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है, तो कैंडल क्या करेगा, कैंडल का जो वैक्स हो वो तो क्या होगा, कैंडल का वैक्स जो है वो मेल्ट करेगा। तो ये मेल्ट किया, ऐसे देखो, ऐसे करके मेल्ट होगा, यहाँ पर स्टोर हुआ है धीरे धीरे। तो ये जो वैक्स है इसको अगर हम कलेक्ट करके फिर से इसको रिकास्ट करें या फिर रीशेप करें, ठीक है, तो फिर से हमें एक और कैंडल मिल जाएगा इसी वैक्स को कलेक्ट करके। ठीक है, तो हमें फिर से ओरिजिनल वाला सब्सटेंस हमें फिर से मिल चुका है कुछ ना कुछ करके, मतलब ये फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन जो वैक्स है, कुछ कुछ वैक्स तो मेल्ट हो रहे हैं, और ये जो वैक्स है कुछ कुछ वैक्स इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट नहीं, बर्न हो रहा है। बर्न होकर क्या हो रहा है पता है, जो वैक्स है वो तो लिक्विड है या फिर सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड वैक्स या फिर लिक्विड वैक्स, कुछ वैक्स गैस मतलब वाटर वेपर बन जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से हीट के वजह से डायरेक्ट वो वाटर वेपर बन रहे हैं। मतलब पहले वो क्या थे, सॉलिड, अभी क्या बन गया है, गैस, या फिर पहले लिक्विड थे अभी गैस बन गया है। तो क्या हम इसको फिर से वापस ला सकते हैं, क्या हम इसको वापस ला सकते हैं, नहीं। कुछ भी कर लो आपको फिर से आपको वैक्स नहीं मिलेगा। अगर आप एटमॉस्फेयर में नेट लेकर भी अगर आप इस वैक्स को फिर से अपने नेट में, जैसे जाल में ऐसे होता है ना, ऐसे करके जाल में पकड़ना चाहो तब भी आपको नहीं मिलेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, वैक्स को नहीं मिलेगा आपको, वो फुश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर बोला है कि अगर चेंज इन स्टेट हुआ तो केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ ए कैंडल। फिर यहाँ पर देखो H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है, वेट, ये गलत लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से H2 नहीं बनता, ये उल्टा लिखा है, गलत लिखा है, मत लिखो इसको। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, ये मत लिखो। ओके, तो जब भी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन प्रोडक्ट कैसा फॉर्म हुआ, लिक्विड। तो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट, और अब क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ, तो केमिकल रिएक्शन है। फिर अभी दूसरा है, अगर वाटर जो कि लिक्विड है इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो पहले क्या था, लिक्विड था, अभी क्या बन गया, गैस। तो स्टेट में क्या हुआ, ऑब्वियसली चेंज हुआ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करवा कर ये हमें मिलता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये हमें नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। फिर ये है क्या, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिक्विड में है। तो ये लिक्विड है, एसिड है, लिक्विड है। तो रिएक्शन के बाद ये क्या बन गया, देखो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, तो लिक्विड से डायरेक्ट गैस, तो चेंज इन स्टेट हुआ। और अगर ऐसा होता है किसी भी रिएक्शन में तो वो होगा केमिकल रिएक्शन। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में, तापमान में अगर कोई चेंज आता है तब भी उसको केमिकल रिएक्शन ही बताया जाता है। जैसे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम या फिर सिर्फ लाइम, जब पानी से रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है लाइम वाटर, जिसे हम कहते हैं स्लैक्ड लाइम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइम वाटर, जिसे कहते हैं स्लैक्ड लाइम। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम या फिर लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक नया कंपाउंड सब्सटेंस फॉर्म करेगा जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं स्लैकेड लाइम या फिर लाइम वाटर। इसके साथ हीट भी निकलेगा,
हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ। तो हीट जो है ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो हीट निकलेगा मतलब कि आपको गर्म लगेगा। जब टेस्ट ट्यूब में आप ये करोगे एक्सपेरिमेंट तब आपको टेस्ट ट्यूब जो होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक बात स्पेसिफाई कर देता हूँ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लैकिंग ऑफ फ्लेम और ये एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये याद कर लो, मतलब ये थोड़ा समझ लो कि एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब क्या, एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या, बाहर। तो हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा, हीट विल बी रिलीज्ड। ठीक है, हीट रिलीज़ हुआ तभी तो आपको महसूस हुआ अपने हाथों में या फिर कहीं भी ग्लव्स में जब आपने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा, ये वाला स्लैकिंग ऑफ लाइम करने के वक्त। ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एग्जिट, एक्सो से एग्जिट, और एग्जिट मतलब हीट बाहर निकलेगा और आपको हीट महसूस होगा, तापमान बढ़ेगा। हीट निकलेगा मतलब क्या, तापमान बढ़ेगा। ठीक है। ओके, तो हीट इज़ इवॉल्व या फिर यू कैन से हीट इज़ रिलीज। ओके, फिर दूसरा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, एमोनियम क्लोराइड। जब हम इसमें पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ACl। ये ACl है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ACl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है ये, अभी के लिए ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसका भी फार्मूला ACl ही है। ठीक है, तो जब भी ऐसा फॉर्म होगा तब हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। हीट इज़ एब्जॉर्ब मतलब क्या, कि टेस्ट ट्यूब ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा, ठंडा। तो एक बात देखो, यहाँ पर तो भाई टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, मतलब हीट रिलीज़ होता है। तो याद रखो, हीट जब रिलीज़ होगा तो टेस्ट ट्यूब गर्म होगा, मतलब आपको महसूस होगा हीट, क्योंकि वो निकल रहा है। ठीक है ना। और जब हीट एब्जॉर्ब होगा, जब हम हीट को सप्लाई करेंगे तब उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक। एंडो मतलब क्या, एंटर, एंटर मतलब क्या, अंदर जाओ, मतलब हीट अंदर जाएगा या फिर हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर हाँ हीट एब्जॉर्ब होगा, मतलब टेस्ट ट्यूब ठंडा हो जाएगा, गर्म नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा। टेम्परेचर में क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, मतलब चेंज हुआ टेम्परेचर, इसलिए इसे भी हम कहेंगे कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही होगा। फिर चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर मतलब यू कैन से कि एक तरीके का स्मेल, स्मेल ही कहते हैं, ऑर्डर और स्मेल एक ही बात है। तो देखो, एसिटिक एसिड जिसे हम ये कहते हैं, देखो एसिटिक एसिड CH3CHOH, जब इसको हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हमें इथाइल एसीटेट मिलता है, CH3COOC2H5। ठीक है, इथाइल एसीटेट और वाटर। और जो इथाइल एसीटेट है इसका स्मेल कुछ फ्रूटी स्मेल होता है, फल जैसा स्मेल, फल का, जैसे बहुत सारे फलों का होता है ना जो स्मेल होता है, वैसे फलों का जो स्मेल है वैसा स्मेल होता है इथाइल एसीटेट का। ठीक है, एसिडिक एसिड और इथेनॉल। ठीक है, एसिडिक एसिड का स्मेल मैं भूल चुका हूँ, इथेनॉल का यू कैन से कि एल्कोहलिक स्मेल जैसा है, एल्कोहलिक स्मेल जैसा है। ठीक है, और ये इसका स्मेल है फ्रूटी स्मेल। फल, जो फल होते हैं जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर पाइनएप्पल हो गया, या फिर मैंगो हो गया, तो उनका एक अलग अलग स्मेल होता है, वैसा फ्रूटी स्मेल होता है इसका इथाइल एसीटेट का। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिला, चेंज इन स्मेल या फिर ऑर्डर, स्मेल में थोड़ा चेंज होगा आपका। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। फिर इम्पॉर्टेंट बात है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये कुछ नया है आपके लिए। क्या नया है इसमें भाई, क्या नया है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब, प्रेसिपिटेट का मीनिंग समझ लेते हैं सबसे पहले। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट का मतलब कि ऐसा एक सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो separates when two clear solutions are added is called precipitate, and such reactions are called precipitation reaction। क्या समझे कि प्रेसिपिटेट एक सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, सॉलिड भी होता है, मतलब सॉलिड मतलब कैसा, हार्ड होगा ऑब्वियसली बात है, और इनसॉल्यूबल मतलब सॉल्यूबल नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ऑयल, ऑयल क्या है, डिजॉल्व नहीं होता पानी में, वैसे ही ये एक सॉलिड है। ऑयल तो लिक्विड है लेकिन ये सॉलिड है, पत्थर जैसा। अगर मैं आपको
एक बीकर में ये पानी में पत्थर डाल दूँ, यहाँ पर पत्थर स्टोन, तो क्या डिज़ोल्व होगा? नहीं होगा। प्रेसिपिटेट भी ऐसे होता है, पत्थर नहीं होता लेकिन पत्थर जैसा होता है, डिज़ोल्व नहीं होता, सॉलिड होता है और इनसॉल्युबल होता है। और ये कैसे मिलेगा? जब हम दो क्लियर सोल्यूशंस को, अच्छा क्लियर सोल्यूशन का मतलब क्या है? क्लियर सोल्यूशन मतलब घबराओ मत, ट्रू सोल्यूशंस। ट्रू सोल्यूशन मतलब क्या? कि जहाँ पर हमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हमें इनका मतलब दिखता नहीं कि ये क्या घूम रहे हैं या फिर सेटल डाउन है, ठीक है, यहीं पर इतना छोटा होता है ये। ओके, क्लास 9 में हमने पढ़ा था इस मैटर अराउंड अस पे, एस मैटर अराउंड अस प्योर में, ठीक है। ट्रू सोल्यूशंस किसे कहते हैं? ओके, तो क्लियर सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन एक ही बात है, ठीक है। तो जब हम दो ट्रू सोल्यूशंस या फिर क्लियर सोल्यूशंस को ऐड करेंगे तो एक प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और उस चीज़ को जो मतलब सॉलिड इनसॉल्युबल चीज़ है, सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ दिखता है उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ गया भाई? कनेक्शन आप समझ रहे हो? ठीक है, अरे इजी है भाई, इजी है। प्रेसिपिटेट मतलब एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जब हम दो क्लियर सोल्यूशन या फिर दो ट्रू सोल्यूशंस को ऐड करेंगे तो ये अपने आप निकल आता है। सेपरेट आउट मतलब क्या? अपने आप निकल आता है, ये मतलब झुंड से बाहर आ जाता है, ग्रुप से, यू कैन से ग्रुप से बाहर आ जाता है, ठीक है, अकेला बाहर आ जाता है। और जिस रिएक्शन में ये बाहर आता है, ठीक है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बस सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता हुआ दिखता है। और ये जो लेड आयोडाइड होता है यही प्रेसिपिटेट होता है। और इसका कलर जो है, इसका कलर है येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो कलर का होता है ये। प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में पीपीटी भी लिखते हैं। और यहाँ पर एक डाउनवर्ड्स का एरो दिया जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट के लिए। जैसे हम कहते हैं ना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, मतलब क्या ऊपर की तरफ जाता है गैस, बिकॉज गैस हल्का होता है तो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन प्रेसिपिटेट भारी होता है तो नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है, इसलिए नीचे की तरफ एरो दिया गया है, ठीक है। ओके, तो प्रेसिपिटेट का कलर कैसा है? ये येलो कलर का है, वाइट कलर का भी है। जब बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट मिलता है और नमक मिलता है NaCl, ठीक है। लेकिन ये एक्वस में होता है, ठीक है। एक्वस मतलब क्या? कि नमक के साथ पानी मिला हुआ आता है। एक्वस मतलब क्या? जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी है तो नमक पानी के साथ मिला हुआ होगा। ओके, फिर यहाँ पर देखो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर येलो हो रहा था, अब यहाँ पर वाइट हो रहा है। मतलब कि प्रेसिपिटेट का कलर डिफरेंट हो सकता है, येलो, वाइट और दूसरा है ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। वो भी फॉर्म होता है, ये बताऊंगा बाद में, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। तो बेरियम क्लोराइड के साथ जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। तो BaCl2 प्लस N2SO4 रिएक्ट्स टू गिव BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो अगर ऐसा हुआ कि कोई भी रिएक्शन में ऐसा हमें देखा कि भाई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। फिर बात करेंगे आज का लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि है इवोल्यूशन ऑफ गैस और कैटलिस्ट। इसके बाद हमारा वीडियो आज एंड होगा, ठीक है। इवोल्यूशन अभी टाइम देख सकते हो भाई, 12:01 हो चुके हैं। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस मतलब गैस का सृष्टि होना, फॉर्म होना, पैदा होना, बनना, क्या कहोगे भाई, कुछ भी कह सकते हो। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, अब ये गैस कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, फिर हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं। तो जब जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट मतलब पानी से मिक्स हुआ है, कंसनट्रेटेड हुआ ना तो हाथ से आर पार हो जाएगा, ठीक है, इतना खतरनाक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए डाइल्यूट यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाता है एसिड में, ठीक है। ओके, मतलब यू कैन से कि पानी में एसिड मिक्स किया जाता है, पानी में, क्योंकि सॉल्वेंट तो पानी है,
पानी में थोड़ा बहुत एसिड मिक्स किया जाता है, ठीक है, तब ये हमें डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। तो जिंक में जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करेंगे तो हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता हुआ दिखेगा, मतलब ये बनता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म होकर वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है, बिकॉज गैसेस हल्के होते हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, तो वो ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का पैदा होना, ठीक है, किसी भी रिएक्शन से। फिर एल्यूमिनियम में हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट है उसको हमने ऐड किया, तो एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता हुआ दिखा फिर से, ठीक है ना। ओके, फिर कैटलिस्ट लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। कैटलिस्ट क्या है भाई? कैटलिस्ट नाम बहुत सुना है आपने, थोड़ा बहुत आई गेस सो, आई होप सो एक्चुअली, क्योंकि भाई नाम नहीं सुना तो ऐसा हो नहीं सकता ना। तो कैटलिस्ट क्या है? अरे भाई कैटलिस्ट आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा से। मान लेते हैं आपका दोस्त है ए और आप हो बी, ठीक है, आप बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है, लेकिन एक अचानक से टपक पड़ा एक दूसरा, यू कैन से बंदा सी। उसने क्या किया, तुम्हारे बारे में ए को यू कैन से कि कंप्लेन दिया, बुरा भला बोला, ठीक है, और ए तुम पर गुस्सा हो गया, आपका दोस्त आप पर गुस्सा हो गया। फिर दूसरा वही बंदा सी तुम्हें जाकर बोलता है कि तुम्हारा दोस्त तुम पर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें गाली दे रहा था या फिर कुछ बुरा भला बोल रहा था, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जब तुम स्कूल में मिलोगे या फिर कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में मिलोगे तो तुम दोनों का क्या होगा, झगड़ा होगा, ओके, तुम दोनों का क्या होगा, झगड़ा होगा। लेकिन मुझे बताओ, क्या सी को कोई नुकसान हुआ? क्या सी तुम्हारे झगड़े में, तुम दोनों के झगड़े में इन्वॉल्व हुआ? तो आप बोलोगे नहीं भाई ये तो ऊपर ऊपर से काम करके चला गया। कैटलिस्ट भी ऐसा ही है, ये ऊपर ऊपर से काम करके चला जाता है और भुगतना बेचारे सब्सटेंस जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको पड़ता है, ठीक है। ये कभी इन्वॉल्व नहीं होता, ये इन्वॉल्व होता नहीं है, बस ऊपर ही से अपना काम करके खिसक जाता है ये, ठीक है। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन देखो, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। मतलब है किसी भी रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो खुद उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा या फिर कंज्यूम नहीं होगा। कितना चालाक लौंडा है, बस समझ जाओ। कैटलिस्ट खुद कुछ नहीं करेगा लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा क्रिएट करके उन दोनों के बीच में क्या होगा, झगड़ा कर देगा, ठीक है ना, झगड़ा करवा देगा एक्चुअली। तो कैटलिस्ट भाई इतना चालाक लौंडा ही है, बहुत चालाक, ठीक है। तो फिर से रिकैप कर लो भाई कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट मतलब क्या, नथिंग बट स्पीड, कितना जल्दी रिएक्शन हो रहा है, तो उसको क्या करता है, ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देता है स्पीड को, और ये खुद उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। देखो यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, क्या ए के साथ है या फिर बी के साथ है, नहीं, ये एरो के ऊपर है, ठीक है। ये बहुत चालाक लौंडा है भाई, ये खुद नहीं आएगा बल्कि दूसरों के बीच में झगड़ा क्रिएट करके चला जाएगा विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, तो यहाँ पर एक्स एक कैटलिस्ट है, आपको सी मिला, ठीक है। तो या तो एक्स क्या करेगा, आप दोनों के बीच मतलब रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देगा, या फिर रिएक्शन को स्लो कर देगा, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट का काम ही ऐसा है, या तो वो झगड़ा क्रिएट करेगा या फिर आप दोनों के बीच में यू कैन से कि दोस्ती करवा देगा। सपोज मान लेते हैं और एक बंदा है ए, और ये आप हो ए और आपका दोस्त बी है। क्या कहते हैं, सी जो है बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब बहुत अच्छा इंसान है, वो क्या किया कि आप दोनों के बीच में मतलब यू कैन से कि आप दोनों का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, आप दोनों का बात नहीं हो रहा है, ओके। तो वो क्या करेगा, ए के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई आप बी जो है बहुत अच्छा है, आपका तारीफ़ कर रहा है, ऐसा वैसा, और सी फिर से बी की तरफ जाएगा, जाने के बाद बोलेगा कि भाई ए जो है आपका तारीफ़ कर रहा था, ऐसा ऐसा, ठीक है, अच्छा बोलेगा वो। तो बोलने के बाद वो क्या करेगा, वो हट जाएगा इस मैटर से, और आप और आपका जो दोस्त है उसका फिर से मतलब बातचीत शुरू होगा,
ठीक है, और फिर आपका फिर से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट ऐसा लौंडा है भाई, ठीक है। खुद किसी झगड़े में या फिर कुछ करने में इन्वॉल्व नहीं होता, बाहरी से ऊपरी से ये कर देता है सब कुछ काम, ठीक है ना। तो ये है हमारा कैटलिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एट्सेट्रा, वो बात करेंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।